नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टॉपर स्टॉक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। यूपीएससी 2020 का रिजल्ट आ चुका है और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, विकास सेंथिया। आइए विकास सेंथिया से बातचीत करते हैं। खास बात यह है कि विकास ने 2020 में यंगेस्ट सिविल सर्वेंट्स में से एक हैं। मात्र 22 साल की उम्र में आपने सफलता हासिल की है। बहुत बहुत स्वागत है और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी। बिल्कुल, थैंक यू सर। चलिए विकास, आपसे बातचीत करें। सबसे पहले तो मैं आपके इस पूरे सफ़र को जानना चाहता हूं बहुत संक्षेप में कि यूपीएससी की तरफ कैसे रुझान हो गया। सर, मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले का निवासी हूं और जो चंबल क्षेत्र में आता है, तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पहले गांव में हुई, फिर मैंने भिंड से पढ़ाई की अपनी। तो जब मैंने 12th की तो मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक था, तो मेरे पिताजी को लगा कि इसको बाहर भेज के कुछ अच्छा किया जा सकता है। हालांकि मैं जिन आर्थिक स्थितियों में पला बड़ा हूं, तो मुझे यही लग रहा था कि मैं कोई एक अच्छी सी नौकरी ज्वाइन करके घर वालों के लिए थोड़ी मुश्किलें आसान कर दूं। लेकिन पिताजी ने काफ़ी भरोसा दिखाया। उन्होंने कहा कि बाहर जाओ, क्योंकि पढ़ाई का मौका जीवन में बार बार नहीं मिलता। तो मैं जब यहाँ पे आया, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स ज्योग्राफी किया। तो फिर मैं टीचरों से, सीनियरों से मुझे गाइडेंस मिली। तो फिर मैंने यहाँ विकास सर का काफ़ी नाम सुना था यूट्यूब पे। फिर मैंने दृष्टि आईएएस कोचिंग ज्वाइन की और फर्स्ट अटैम्प्ट में इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ है। बहुत बढ़िया। चंबल के इलाके के बारे में जब हम सोचते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस समझ में आते हैं। आपके गांव में, आपके आसपास, आपके परिवार में क्या पहले कोई सिविल सर्वेंट रहे हो? सर, मेरे गांव में तो कोई सिविल सर्वेंट नहीं है और मेरे परिवार में सर सिविल सर्वेंट तो दूर की बात है, मैं अपने परिवार में पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने जा रहा हूँ। पहले? यस सर। अभी तक किसी की सरकारी नौकरी नहीं? जी सर, मेरी फैमिली में किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ठीक है। तो गांव इस बार वापस गए जब रिजल्ट के बाद, क्या माहौल था? सर, काफ़ी खुशी थी लोगों को। मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद ये सब होता है। अपने भिंड पहुंचने से पहले ही काफ़ी दूर से ही लोगों ने स्वागत करना शुरू कर दिया। कई सारे लोग माला लेकर खड़े हैं। अच्छा। जिनको मैं कभी जानता भी नहीं था, वो भी आ रहे हैं कि बस तुम ही हो मेरे तो खास हो। उसके अलावा भी फिर माननीय मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, उनके भी कॉल आए। हमारे यहाँ के जो अभी डीएम सर हैं, उन्होंने भी मुझे बुलाया, उन्होंने भी सम्मानित किया। और गांव में भी सभी लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी, मेरे माता पिता का सम्मान किया, दादी बाबा का सम्मान किया, तो काफ़ी खुशी हुई। तो ये एक बात हमेशा मैं पूछता हूँ कि पॉइंट ऑफ मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन हर इंसान की ज़िंदगी में किसी न किसी परीक्षा के लिए वो पीछे छिपा रहता है। आपके लिए क्या था पॉइंट ऑफ मोटिवेशन? सर, मेरे लिए पॉइंट ऑफ मोटिवेशन एक तो मेरा बैकग्राउंड और दूसरा मेरे ऊपर मेरे घर वालों, मेरे पिताजी का भरोसा। सबसे बड़ा यही था। सर, एक चीज़ ये थी कि मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, वहाँ के लिए कि मैं कुछ अच्छा करूँ, क्योंकि चंबल जिन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, या आपको प्रसिद्ध कुछ भी कह सकते हैं, मैं एक अच्छी छवि वहाँ के लिए निर्मित करूँ। और दूसरा सर, कि मेरे पिताजी ने जिन परिस्थितियों में मुझे पढ़ाया और उन्होंने मुझ पर भरोसा करके यहाँ तक भेजा, तो मेरा यही था कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ कि वो भी कह सकें कि मेरा डिसीजन सही था। और जब मैं सेलेक्ट होके रिजल्ट लेके यहाँ से गया, तो वो बात सही हुई। पिताजी की आंखों में एक अलग चमक थी और जो सब लोग उनका सम्मान कर रहे थे, तो उनका भी सर गर्व से ऊंचा हो गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पिताजी का पेशा क्या है, क्या करते हैं सर, पिताजी? वो पिताजी खेती करते हैं। अच्छा, खेती करते हैं। जी किसान परिवार से जी आपका सर। ताल्लुक है। आप दृष्टि कैसे पहुँचे? सर, दृष्टि में जब मैं कॉलेज में था, तो मेरे एक सीनियर थे, वो यहाँ पर दृष्टि में कोचिंग कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैं ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहा था, तो उस टाइम मैंने यहाँ की जो पर्यावरण पारिस्थितिकी की बुक हैं और ज्योग्राफी की बुक हैं, मैंने इनसे हेल्प मिली। मैं दृष्टि की जो मैगजीन आती थी करंट अफेयर्स, वो भी मैं पढ़ता था कॉलेज टाइम पे। तो बाकी मैं कंटेंट पढ़ ही रहा था। सीनियर यहाँ पे कोचिंग करने आ गए, उन्होंने सजेस्ट किया। फिर इसी सब मैंने कॉलेज के बाद यहाँ पे दृष्टि ज्वाइन कर लिया। तो कैसा रहा दृष्टि के बैच का? किस बैच में थे आप? सर, मेरा बैच फाउंडेशन 23 था और काफ़ी हेल्पफुल रहा, क्योंकि मेरी पूरी तैयारी, मेरा बैच मार्च में कंप्लीट हुआ था और मई में मेरा एग्ज़ाम था। वो लॉकडाउन की वजह से अक्टूबर में हुआ। तो मैं इधर उधर मैंने कहीं भी कुछ भी ज़्यादा पढ़ने का मेरे पास मौका भी नहीं था। जो भी था दृष्टि का मटेरियल, दृष्टि के नोट्स, इन्हीं से मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। अगर पीटी स्पेसिफिक बात करें, पीटी का एग्ज़ाम भी अब आने वाला है, तो पीटी को लेकर क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई थी? और अगर स्टूडेंट्स को सलाह देनी हो कोई, तो क्या स्ट्रेटजी बताएंगे आप? सर, पीटी के लिए यही है कि जो भी पढ़ते हैं उसको समझ के अच्छे से डीप में पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं ये हम अनुमान नहीं कर सकते हैं। और मेरी सर स्ट्रेटजी यही थी कि जो भी पढ़ो उसको ऐसा नहीं कि हमने कोई भी अगर पॉलिटी उठाई तो पॉलिटी की हमने 4 सोर्स से पढ़ लिया,
लेकिन उसको ना रिवीजन कर पाया ना कुछ। हाँ। तो जो भी पढ़ो उसको एक जगह कंसाइज कर लो और उसको बार बार रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बना लो। तो मेरा ये था, क्लास नोट्स के साथ मैं उनको ऐड करते रहता था, कोई भी बुक पढ़ता हूँ। इसी तरह से मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ किया। अगर सर मटेरियल की बात की जाए तो अब पॉलिटी है, तो पॉलिटी में भी ये नहीं कि सभी चीज़ें हम उसी पेज के साथ पढ़ रहे हैं कि कोई भी बुक खोली उसको पेज 1 से लेकर एंड पेज तक पढ़ लिया। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के जो महत्वपूर्ण सेगमेंट हैं कि जैसे पार्लियामेंट वाला हो गया, जुडिशरी हो गई, इन पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करना चाहिए। दूसरा सर, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, ये दो बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट हैं। इसमें लोगों को लगता है कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। इसके लिए कि पहले अपना बेसिक क्लियर कर लो, जो भी आप सोर्स पढ़ रहे हो क्लास नोट से या कोई किसी बुक से। उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ो। और इनमें इतने, जैसे इन्वायरमेंट में हम पढ़ते हैं कि ये रिपोर्ट इसने जारी कर दी, ये रिपोर्ट, इतना ज़्यादा रिपोर्ट नहीं आती। जो महत्वपूर्ण संस्थान है उनकी रिपोर्ट आती हैं। यही इकोनॉमी में है कि डेटा याद करने लगे हुए हैं, उतना डेटा नहीं आता। अगर आपकी कंसेप्चुअल समझ अच्छी है तो आप इकोनॉमी के क्वेश्चन और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और अगर साइंस एंड टेक में बात की जाए तो साइंस एंड टेक में आजकल जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी से हैं। ठीक है। तो इसके लिए तो अगर कोई अच्छा मटेरियल है, कोई बुक नोट्स हैं, वो ठीक है, या फिर किसी गूगल से आप एक बार टेक्नोलॉजी की अच्छे से समझ लो और करंट अफेयर्स पढ़ते रहो तो क्वेश्चन बन जाते हैं। और पीटी में सर एक सब्जेक्ट है जो सबको परेशान करता है, वो है आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री। पूछने वाला था अभी आर्ट एंड कल्चर के बारे में। यस सर। तो आर्ट एंड कल्चर का यही है कि मुझे यहाँ से जो नोट्स मिले थे, मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं पढ़ी है। नोट्स इतने काफ़ी हेल्पफुल रहे, मुझे लगता था इनमें से सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। और इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में जो साल भर में, एक साल में जो करंट अफेयर्स हैं, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आते हैं। कि अगर कोई मूर्ति कला पर करंट इवेंट्स हुई है तो आप पूरी मूर्ति कला जो भी हैं, गांधार है और मथुरा है, उन सबको रिवीजन कर लीजिए। क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी बेसिक से आएगा। बिल्कुल। तो यही है कि आप करंट अफेयर्स को देखते रहिए, बेसिक अपना क्लियर रखिए। यही स्ट्रेटजी पीटी की है सर। और मल्टीपल टाइम रिवीजन, और जितना हो सके टेस्ट पेपर सॉल्व करिए, क्योंकि अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि हमने टेस्ट पेपर सॉल्व किए, नंबर नहीं आ रहे, डिमोटिवेट हो गए। हमें सर टेस्ट पेपर इसके लिए नहीं देने चाहिए कि नंबर आ रहे हैं, बल्कि इसके लिए कि हम उससे सीख क्या रहे हैं, हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, हमारी थॉट प्रोसेस सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। यही सर ये मेरी बिल्कुल स्ट्रेटजी सही है। बात है। इसी स्ट्रेटजी पर हमने पीटी रिवीजन का एक पूरा प्रोग्राम चलाया, जिसमें पिछले 1 साल की जितनी घटनाएं हुई हैं, यस सर, उससे रिलेटेड जो जानकारियां दी जा सकती, क्योंकि जनरली कभी भी रैंडम सवालों का ट्रेंड नहीं रहा है। यस सर। कहीं ना कहीं सवाल इसी तरीके से बनते हैं। बिल्कुल सही बात है। मेंस की अगर बात करें, पीटी में अगर आप और कुछ बताना चाहते हैं। यस सर, पीटी में मैं जो एक आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है वो है सीसेट। सीसेट इस बार भी सर जीएस में 92.5 अगर कट ऑफ गया है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है सीसेट। क्योंकि जनरली ये होता है कि सीसेट क्वालिफाई है तो जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो ये सोच के चलते हैं ठीक है 27 क्वेश्चन ही हैं, ये तो हो ही जाएंगे। लेकिन इस बार मैंने मार्कशीट देखी, कई लोगों के जीएस में 135 120 नंबर हैं, वो सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कॉम्प्रिहेंशंस की प्रैक्टिस करो। और एक तो सीसेट में टाइम की बहुत कमी पड़ती है सबको, क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाते। तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ानी चाहिए और उसको जल्दी से। और दूसरा सर, मैथ रीजनिंग, इसको आप 1 या 2 दिन में नहीं कर सकते। इसको आप कम से कम 1-2 महीने से पहले प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बेसिक उसके पढ़ लीजिए, क्योंकि 12th तक सब पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में वो गैप आ जाता है। तो इसके लिए ये कि मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहो और कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा समझ के स्पीड में करने की कोशिश की जाए, क्योंकि उसको इतनी आसानी से वो क्वालिफाई नहीं होगा। बिल्कुल। मैंने कई सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के साथ जो बन चुके हैं, सिविल सर्वेंट हैं, उनके साथ जब भी सेमिनार किया या फिर बातचीत की, तो स्टूडेंट्स का एक सवाल बहुत ज़रूरी होता है जो पूछते हैं, ज़रूर आता है कि पीटी के एग्ज़ाम के कितने दिन पहले से आपने मेंस का पढ़ना छोड़ दिया था, पीटी का पढ़ना, पीटी स्पेसिफिक पढ़ाई शुरू कर दी थी। सर एक इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो आपकी मेंस की तैयारी कैसी है, एक ये भी चीज़ निर्भर करती है। अगर आपको लगता है कि आपकी मेंस की तैयारी ठीक है, आपके सारे सेगमेंट क्लियर हैं, आप आंसर राइट हैं, तो आप पहले से भी छोड़ सकते हैं। और दूसरा है कि अगर आपकी चीज़ों को लेकर समझ अच्छी है, आपको पता है कि मुझे हिस्ट्री की चीज़ें आती हैं, पॉलिटी की चीज़ें आती हैं, तो आप 2 महीने 3 महीने पहले तक आप मेंस की पढ़ाई कर सकते हैं। तो सर मेरा ये था कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मेरे लिए क्योंकि क्लास चल रही थी, कुछ सेगमेंट मेरे कंप्लीट थे, कुछ नहीं थे, तो मैंने जनवरी तक जो मेरा शेड्यूल चल रहा था वो पढ़ा था मैंने, और मेरी फरवरी मार्च तक क्लास चल रही थी,
तो मैं फरवरी से थोड़ा मैंने पीटी ओरिएंटेड ज़्यादा कर दिया था, आंसर राइटिंग वगैरह कम कर, क्योंकि मई में पेपर था, मुझे लगा 2-3 महीने काफ़ी हैं। तो जनरली यही है कि अगर आपकी चीज़ें कवर हैं तो 2 से 3 महीने काफ़ी होते हैं। ठीक है। और मेंस के बारे में अगर पेपर स्पेसिफिक पेपर के बारे में बात करें, कैसे कैसे तैयारी आपने की, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? यस सर। सर मेंस के लिए ये है कि अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में इतिहास आता है, उसमें सारे सेगमेंट कवर हो जाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल और एक इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी। तो सर इतिहास का ये है कि हम प्री के दौरान भी ये सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, तो हमारे पास नॉलेज काफ़ी होती है, बस उसको एक फ्रेम में लिखने की ज़रूरत होती है। तो वो तो 2-4 आंसर राइटिंग करते हो, जब टेस्ट सीरीज लिखते हो तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। जो हमारा छूटा रहता है एक तो इसमें इंडियन सोसाइटी, तो इसके लिए कि आप पहले से इसको कवर करके रखें, उसके बुलेट पॉइंट्स बना के रखें, और जैसे ही फ्री हो जाए तो आंसर राइटिंग इसकी स्टार्ट कर दें। और ज्योग्राफी स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं आजकल, वो पेपर 3 और पेपर 1 का एक अंतर मिट सा गया है। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन इधर आ जाते हैं, ज्योग्राफी के इधर आ जाते हैं। तो और ज्योग्राफी इन्वायरमेंट में सर यही है कि अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कंसेप्ट पे कि कोई चीज़ हो रही है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो आप वो उनको अच्छे से लिख लेते हो। तो उसके लिए यही है। और सर पेपर 2 में पॉलिटी हम जो प्री के लिए पढ़ते हैं, जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। उसमें प्री में हम पढ़ते हैं कि अच्छा पार्लियामेंट में कितने वो होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, जबकि मेंस में उनकी विवादित चीज़ें पूछी जाती हैं कि जैसे इस बार ही आया था कि वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जस्टिफाई करना होता है। तो इसके लिए कि आप थोड़ी उस पर एनालिसिस पोर्शन अच्छा कीजिए। और आईआर जिसको लेके लोग कहते हैं कि आईआर में करंट लिखना होता है, क्या लिखना होता है, मेरा सर ये था कि आईआर मैंने प्री के बाद ही किया है। उससे पहले मैंने कुछ क्लासें की हुई थी, लेकिन मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी किसी वजह से। उसके लिए कि आपको प्रत्येक देश के साथ अगर आपकी बेसिक पता है कि इस देश के साथ कॉपरेशन के क्या पॉइंट है, कहाँ पर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, और इन 2 देशों के बीच में फ्यूचर में क्या रिलेशन हो सकता है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसको दिक्कत आएगी। आप 15 दिन में पूरा आईआर कवर कर लेते हो, अगर ये आपको बेसिक पता है। और ये इतना वो भी नहीं है, आप किसी भी कंट्री को उठा के कि अगर इंडिया पाकिस्तान है तो सबको पता है कि सीमा विवाद है, या जल नदी का विवाद है, इस तरह के मुद्दे हैं। तो यही और है। देशों का रुख भी पता होता है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या रुख है। उसके लिए सर अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप अपडेट हो, तो पता रहता है। वो जो करंट इवेंट्स हैं उनको केवल एग्जाम्पल के तौर पे यूज करना होता है कि जैसे क्वाड की मीटिंग हुई तो इससे अब क्या परिणाम निकलेंगे, बस उस बेसिस पे। और सर अगर GS3 की बात की जाए तो उसमें इकोनॉमी जो हम प्री के लिए पढ़ते हैं वो थोड़ी फैक्चुअल और मतलब कोर इकोनॉमी कह सकते हैं, जबकि मेंस में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं। उसमें आता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, पॉवर्टी हो गया, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो इनको हम प्री के टाइम पे कम ही पढ़ते हैं। तो इसके लिए कि आप पहले से इनको पढ़ के रखिए, इनके शॉर्ट नोट्स बना के रखिए, कि जब मेंस हो जाए तो इतना थोड़ा मुश्किल होता है कि उन सबको दोबारा से कवर किया जा सके। उसके लिए तो एक उसकी बस जो अपडेट आ गई है, उसमें इकोनॉमिक सर्वे आया, बजट आया, उसको अपडेट करके और आंसर राइटिंग कर सकें। उसमें बहुत पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, उसमें ज़्यादा होता नहीं है। और यही सर साइंस एंड टेक में भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि न इस बार भी आया था नैनो टेक्नोलॉजी का, हेल्थ में क्या एप्लीकेशन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो वो ELSI किसी भी टेक्नोलॉजी का होता है, वो हम तैयार कर सकते हैं। एथिक्स के लिए तो सर मैंने क्लास की थी, मेरी क्लास प्री के पहले हो नहीं पाई थी। अच्छा। तो मैंने प्री के बाद यहाँ से क्लास ली, मैंने सर की क्लास ली थी, और वही क्लास करके जो भी हुआ था मेरा एथिक्स में जैसा भी हुआ, इसी मैंने और एथिक्स के लिए कुछ नहीं पढ़ा, केवल क्लास करके आया हूँ। यही सर ऐसे में है। तो आपने PT के बाद ये बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, कैसे मैनेज किया है आपने? यस सर ये होता है कि जब आपको ये लगता है कि प्री हो गया है, अब मेंस देना है, तो आपके अंदर एक अलग जुनून होता है। तो मैंने एक दिन में 3-3 क्लासें इसकी की है। मैंने ऐसे की क्लास भी इसी दौरान की थी, और इसकी भी अब एक प्रोग्राम चल रहा जो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए, क्योंकि ये मेरी इकोनॉमिक्स, IR, उन्होंने 2-2, 3-3 क्लास में इतने अच्छे से रिवीजन करा दिया था कि मुझे कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यही था कि टेस्ट देना है, किसी भी हालत में मेंस निकालना है। यहाँ पर मैं आ रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो मैंने सर से परमिशन ले ली थी, तो मुझे यहाँ सर ने ऑफिस में बैठने की परमिशन दे दी, मैं यहाँ पर बैठ के लिख रहा था। विकास सर से बात हो गई थी? हाँ, तो सर ने मुझे एक ही गाइडेंस दिया था कि लिखो, क्वेश्चन आता है किसी में कुछ तो लिखो। तो मेरा ये था कि क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन पूरे करना है।
और यही हुआ, वहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन छोड़े नहीं जनरली, जो क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो उसके बारे तो में आप आपको दृष्टि 2-4 ऑफिस में आके लिखते थे राइटिंग? जी सर ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम 2 घंटे मतलब 2 पेपर लिखो एक दिन में। तो जो भी मुझे यहाँ से पेपर मिलते थे, मेरा टारगेट यही था कि बस लिखो, जिस टॉपिक में लगा, जैसे मैंने कोई टेस्ट पेपर दिया कि इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा अटक रहा हूँ, मुझे चीज़ें आ नहीं रही हैं, तो मैंने उसको घर पे जाके पढ़ा। बाकी मेरा डेली का शेड्यूल यही था कि 2 पेपर यहाँ आके डेली लिख के जाना है। अरे वाह, वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रही चीज़ें। ऐसे में क्या किया फिर आपने? सर ऐसे में भी यही किया। ऐसे में 2 तरह के ऐसे आते हैं, एक जीएस वाले, एक थोड़ा फिलोसफिकल ऐसे आता है। तो मैं एथिक्स की क्लास कर रहा था, मैंने हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल रहा है, तो जब सर क्लास लेते हैं तो सर थोड़ा फिलोसफी, सोशियोलॉजी वो सब बताते थे अपनी क्लास में। तो मेरा ये था कि मुझे जो कंफर्टेबल लगता था मैं जीएस वाले ऐसे कम लिखता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि सर ने, जब मैं क्लास कर रहा था तो सर ने बताया कि कोई भी जब फिलोसफिकल ऐसे लिखते हो ना, तो उसका कोई एक तय फॉर्मेट नहीं है, एक उसके बारे में आपके विचार हैं, तो उसमें कोई ऐसा नहीं करेगा कि आपको ये फैक्चुअल ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, कोई फ्रेम एज सब्जेक्टिविटी सच है। नहीं बना हुआ है। तो उसमें ये कि अगर ऐसे आपको समझ में आ गया, बस विचारों में एक प्रवाह होना चाहिए, वो एक निरंतरता बनी रहे कि हाँ जो भी लिख रहे हैं वो तार्किक रूप से ठीक है। तो मैंने बस सर की वो 10-12 क्लासेस होती हैं, सर ने उसमें जो भी मुझे सजेस्ट किया कि किस तरह से ऐसे को ब्रेक डाउन करना है, मैंने यहाँ पे 2 या 3 टेस्ट लिखे थे ऐसे के, और फिर मैंने सीधा फाइनल ऐसे वहीं पर लिखा था। इस पूरी तैयारी में जो सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं बात पूछूं आपसे, जो आपको लगता है कि पहले अटेम्प्ट में कामयाबी के लिए सबसे ज़्यादा जिस पर आपने काम किया, जैसे आप बार बार आंसर राइटिंग की चर्चा कर रहे हैं, तो वो कौन सा फैक्टर है जिसने आपको कामयाब बनाया है इस पूरे अटेम्प्ट में? सर इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी मुझे लगती हैं कि एक तो आप जो भी पढ़ रहे हो उसको, अगर आपको समझ नहीं है उस चीज़ की, कि कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, आपने नोट्स उठाए पढ़ लिया, लेकिन अगर उससे ही क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको, चाहे प्री का हो मेंस का हो, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड आ गया है जिसको बिटवीन द लाइन रीडिंग कहते हैं, अगर उस पर कमांड नहीं है तो थोड़ा, क्योंकि चीज़ों को समझने में समय लग जाता है। तो मेरा यही था कि जैसे कोई भी टॉपिक है, मैं पढ़ रहा हूँ, नोट से पढ़ रहा हूँ या कहीं से, मुझे समझ नहीं आया, तो जनरली लोगों को क्या होता है, या तो छोड़ देते हैं या किसी से, मेरा ये था कि मैं गूगल करता था तुरंत, उस पर मैं 4-5 आर्टिकल पढ़ लेता था, जब तक उसकी एक चीज़ मुझे क्लियर नहीं हो जाए तब मैं उस टॉपिक को छोड़ता था। एक तो ये चीज़ रही है। दूसरा सर, मेंस, क्योंकि हम पढ़ते तो रहते हैं, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते ठीक से, तो इसके लिए मुझे यहाँ से, क्योंकि मैंने जो भी मुझे टीचरों ने पढ़ाया मैंने उनको फॉलो किया, अच्छे से फॉलो किया। तो टीचर बोलते थे कि इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, तो मैंने पहले दिन से ही आंसर राइटिंग की है। मैंने इस चीज़ के लिए वेट नहीं किया कि मेरा परफेक्ट आंसर आएगा। आज मैं अपने पुराने आंसर देखता हूँ तो मुझे खुद लगता है कि मैंने क्या लिखा है लेकिन कहीं ना कहीं वही चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल रही है। अच्छा, ये एक मेंटल बैरियर है लोगों में कि लोग सोचते हैं कि पहली बार में ही बहुत अच्छा लिख दें। पहली बार में बहुत अच्छा, ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वही चीज़ है कि निरंतर सुधार होता रहता है। सुधार कोई एक ऐसी स्थितिक प्रक्रिया नहीं है, वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट पर बात कर लेते हैं। ऑप्शनल के बारे में क्या बोलेंगे? सर ऑप्शनल, मैंने जैसे अभी बताया, मैंने बैकग्राउंड मेरा ज्योग्राफी रहा है, मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स किया है, तो मैंने उसी के साथ तैयारी शुरू की थी। लेकिन जब सर का सेमिनार आया, अच्छा, तो जब सर ने मुझे नंबर बताया तो मैं भी देख के हिल गया कि ज्योग्राफी में क्या ट्रेंड है। तो फिर भी मैंने काफ़ी सारे लोगों से, मेरे 1-2 सीनियर ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हैं, लेकिन उन्होंने बाद में ऑप्शनल चेंज कर लिया, ज्योग्राफी से हिंदी ले लिया, कोई अन्य लिटरेचर ले लिया। तो मुझे भी लगा कि किसी के अनुभव से सीखना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर हम खुद अनुभव करेंगे तो उसमें समय भी जाएगा और सफलता भी बहुत दूर चली जाएगी। तो मैंने फिर समय रहते ऑप्शनल चेंज कर लिया। और हालांकि हिंदी मीडियम है तो हिंदी शायद पढ़ने में उतनी दिक्कत नहीं, शायद मुझे लगता है कि मेरा इंटरेस्ट भी था हिंदी उसमें, तो मेरी आंसर राइटिंग हिंदी की अच्छी थी। फिर मैंने एंट्रेंस दिया हंसराज कॉलेज में DU का, तो मैंने हिंदी लिटरेचर से MA भी कर ली है। बहुत बढ़िया। फिर आते हैं इंटरव्यू वाले पार्ट पे। ऑप्शनल में कुछ और बात जो आपको ध्यान पर आ रहा हो, जो शेयर करना ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए? सर ऑप्शनल में यही है कि जैसे ऑप्शनल की तैयारी जो भी कर रहे हैं, हमें भी स्टार्टिंग में लगता था कि साहित्य है, साहित्य को कैसे लिखेंगे, इतना मटेरियल है इसमें, इस आंसर में 10 पॉइंट लिखे हैं, 10 पॉइंट याद नहीं हो रहे हैं, पंक्तियाँ याद नहीं हो रही। मुझे लगता है सर हिंदी ऑप्शनल का बेसिक यही है कि आपको क्वेश्चन के मर्म को एक बार समझ गए ना, फिर मैटर नहीं करता कंटेंट में क्या लिखा है, आप उसको बड़ी आसानी से लिख लोगे। GS में आंसर लिखने में एक बार दिक्कत आ सकती है, ऑप्शनल में दिक्कत मुझे तो सर इतनी नहीं आई, क्योंकि यही था, एक बार सर इतने अच्छे से समझा देते हैं कोई भी टॉपिक हो,
चाहे वो किसी कवि के ऊपर हो या प्रेमचंद के ऊपर हो, एक बार समझा दिया उसको आप अपनी भाषा में बड़ी आसानी वो से लिख आपके सकते दिमाग हो। में बैठ जाता वो होगा, बैठ बिल्कुल। जाता है सर। ठीक है, और अगर इंटरव्यू को लेकर बातचीत करें, यस सर। इंटरव्यू में क्या रहा आपका अपना एक्सपीरियंस? मॉक भी शायद आपने दिया था ना यहाँ? यस सर। सर इंटरव्यू में यही था कि जब 23 मार्च को रिजल्ट आया मेंस का, पहले तो काफ़ी खुशी थी कि हो गया, लेकिन अगली चुनौती यही थी कि अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्योंकि 1 महीना था और लॉकडाउन चल रहा था, मॉक इंटरव्यू भी नहीं हो पा रहे थे बिल्कुल। और मेंस तक मैं किसी को जानता भी नहीं था जो मेरे साथ इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सके, मैं अकेला था। फिर मैं यहाँ पे कोचिंग पे आया तो सर ने मुझे कुछ लोगों से मिलवाया जो सिलेक्टेड थे, तो मैंने उनके साथ प्रैक्टिस स्टार्ट की। फिर मैंने मॉक भी दिए, जो जो चीज़ें थी इंटरव्यू में। जनरली अगर तैयारी के पोर्शन पे बात की जाए तो एक तो डेफ वो बहुत ज़रूरी है, अपना स्टेट, अपनी वो सारी चीज़ें, और फैक्चुअल इंटरव्यू बहुत कम पूछते हैं वहाँ पर। बहुत मेरे साथ तो काफ़ी कॉर्डियल रहा था माहौल, जो भी करंट इवेंट्स चल रही वो अपना ऑप्शनल और डेफ, यही 3 चीज़ें मेनली करनी होती हैं। लेकिन जब इंटरव्यू पोस्टपोन हो गया तो थोड़ा समय मिल गया, तो शायद जो इधर मैं नहीं कर पाया था, अप्रैल में नहीं होता, वो इस वाले इंटरव्यू में हो गया। फिर लेकिन ये है कि कंटिन्यूसली मैं यहाँ पे आता रहा, काफ़ी सारे लोगों का ग्रुप बन गया था, मैंने 1.5 से 2 महीने प्रॉपर डेली डिस्कशन होती थी। इस चीज़ का मुझे बहुत फ़ायदा मिला। इंटरव्यू का कोर यही है कि आप पढ़ तो लेते हो लेकिन उसको बोल नहीं पाते हो, कि डेफ से ही अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि अच्छा आपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ बता, तो एक फ्रेमवर्क नहीं है कि कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। तो वो चीज़ मुझे यहाँ डिस्कशन से काफ़ी हेल्पफुल रही। फिर मैंने मॉक भी दिए, विकास सर के पैनल में भी मॉक दिया। अच्छा। तो सर वो वाला मेरा मॉक काफ़ी अच्छा रहा, सर ने काफ़ी मोटिवेट भी किया और जो मेरे मतलब यहाँ पे कमियाँ थी वहाँ पे बताया कि इन चीज़ को आंसर कैसे करना है, तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रही। तो मॉक का कुछ फ़ायदा वहाँ जाने पर समझ में आया आपको कि मॉक, क्योंकि मॉक में भी एक एम्बियंस तो मिल ही जाता है सर कि मॉक का ये फ़ायदा होता है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप ज़्यादा मॉक मत दीजिए, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मॉक देने से होता है कि आपको डिमोटिवेट कर देंगे, आपकी दिशा भटका देंगे। तो ये चीज़ मेरे अंदर से वो पहले से वैक्सीनेशन हो चुका था अच्छा कि मुझे मॉक को इतना वो नहीं लेना है कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ। मेरा ये था कि अच्छा फीडबैक आया है तो उससे ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, बुरा आया तो ज़्यादा वो भी नहीं होना कि अब मैं क्या करूँगा क्या नहीं होगा। इसके लिए यही था कि मैं जाता था, जो मुझे लगता था कि ये जेन्युइन कमी है, अगर कोई बोर्ड मेंबर मुझे बता रहा है कि इस पर काम करना चाहिए तो मैंने उस पर काम किया। तो इस चीज़ का एक तो मेरा नॉलेज पोर्शन काफ़ी अच्छा हो गया था। दूसरी चीज़ कि आपको एक वो डर ख़त्म हो जाता है, जब आप 2, 4, 5 मॉक दे लेते हो तो आपके लिए एक नॉर्मल हो जाता है, जैसे आप डेली क्लास में आ रहे हो, क्लास में आके बैठना है, वो हेजिटेशन कम हो जाती है। इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा मिलता है। मुझे तो लगता है कि जैसे हम आंसर राइटिंग करते हैं मेंस के लिए, प्री के लिए टेस्ट लगाते हैं, उतना ही ज़रूरी मॉक है। अच्छा, आपकी इस बात से एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया कि मॉक का दबाव आपको पता है कितना लेना है कितना नहीं लेना है, लोग झूठ मूठ कर डरते हैं। टेस्ट का भी दबाव होता है कि टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, उससे ज़्यादा दबाव में आ गए, तो उस पर कभी ऐसा हुआ? यस सर, एक टेस्ट का भी होता है, पीयर प्रेशर भी होता है, उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन एक कोई नहीं बताता कि वो किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, कोई किसी की करता है, भाई मेरे तो इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो एक प्रेशर में हम भी आ जाते हैं कि हम भी यहीं तैयारी कर रहे थे, क्यों नहीं आ रहे हमारे मार्क्स। लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करते हाँ, लोग। लेवल ऑफ क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि शुरुआत में 2-4 टेस्ट में मुझे भी लगा कि नंबर नहीं आ रहे। मैंने अपने दोस्तों से भी डिस्कस किया, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे समझ आ गया था कि अगर इस चीज़ का टेंशन लिया तो मेरा फोकस ये रहेगा कि नंबर कैसे बढ़ाएं। जो टेस्ट का मेन पर्पज़ है कि खुद को इवैल्यूएशन करो कि हम जो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं वो गलत हो क्यों रहा है, हमारी थॉट प्रोसेस में कमी है या हमारे पास नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन की कमी है, किस चीज़ की कमी है। तो फिर मैंने फाइनली इसी चीज़ पे वर्क किया कि अगर मेरे क्वेश्चन या अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि फैक्चुअल बहुत है, मुझे भी इतना तो समझ आ जाता है कि इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत भी नहीं, ये गलत हो गया तो उसकी टेंशन नहीं लेना। अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है लेकिन आप सोच नहीं पा रहे उस तरीके से, तो उस चीज़ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नंबर को लेके उतना दबाव महसूस नहीं करना चाहिए। लेना है। चलिए विकास, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपको आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दृष्टि की तरफ से, मेरी तरफ से। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। टॉपर्स टॉक में अगले एपिसोड में फिर किसी टॉपर से आपकी मुलाकात कराएंगे। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।